ये जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ये टॉपिक करीब करीब चलेगा आपका 30-40 मिनट तो चलना चाहिए एटलीस्ट। तो मोस्टली आज का जो वीडियो होगा वो सिलेबस में बोर्ड्स वालों के लिए नहीं है। हालांकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है एंड आई एम प्रीटी श्योर कि ये टॉपिक तो हटाएगा नहीं कॉम्पिटेटिव एग्जाम से, जहाँ तक मुझे लगता नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये टॉपिक बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा। आज का जो टॉपिक है मतलब लिटरली जब मैंने भी दिया था, लाइक जब एग्जाम दिया था JEE में दिया था, तब इस टॉपिक के ऊपर एक सवाल भी आया था, ग्राफ एक आया था। ठीक है, तो खैर स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सीधा स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक ये रहा कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्पीयर्स, हमारे पास जो स्पीयर होते हैं, स्पीयर के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। हमने पॉइंट चार्ज के लिए निकाला, लाइन चार्ज के लिए निकाला, हॉलो पाइप के लिए निकाला, सॉलिड पाइप के लिए निकाला, अभी किसके लिए निकालेंगे हम लोग? स्पीयर के लिए। तो स्पीयर कितने टाइप का होता है? स्पीयर में दो कैटेगरी होता है, एक होता है हॉलो, एक होता है सॉलिड। एक होता है हॉलो, एक होता है सॉलिड। अब हॉलो भी दो मटेरियल का बन सकता है, एक हॉलो कंडक्टिंग मटेरियल का बन सकता है, मान लो कॉपर, सिल्वर, किसी एक मटेरियल का बना, लोहे का बना। हॉलो नॉन कंडक्टिंग, हॉलो है प्लास्टिक बॉल या फुटबॉल, हॉलो है लेकिन नॉन कंडक्टिंग भी है। सॉलिड दो टाइप का बन सकता है, कंडक्टिंग और सेम नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, अभी डायग्राम पे मत जाओ, ये डायग्राम सोच रहे हो क्यों मैंने अलग बनाया है, सब समझा रहा हूँ। पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली चार्ज, यानी कि ये सब जो स्पीयर्स है इनको हमने यूनिफॉर्मली चार्ज कर रखा है, यानी कि इन स्पीयर्स को मैंने प्रॉपर्ली चार्ज कर रखा है, यूनिफॉर्मली चार्ज कर रखा है। तो मैंने अगर पहली बात हॉलो कंडक्टिंग को यूनिफॉर्मली चार्ज करो या हॉलो नॉन कंडक्टिंग को यूनिफॉर्मली चार्ज करो, चार्ज तो बाहर ही रहेगा, डायग्राम में जैसे दिखाया है। अंदर तो हो नहीं सकता क्योंकि अंदर तो हॉलो है, मीनिंग ये है ना भाई, हॉलो का मीनिंग मतलब अंदर खाली है। तो पहली बात, हॉलो कंडक्टिंग एंड हॉलो नॉन कंडक्टिंग हैव द सेम टाइप ऑफ डायग्राम, कुछ अलग नहीं है। सॉलिड कंडक्टिंग की बात करते हैं। सॉलिड कंडक्टिंग में मान लो आपने अंदर अंदर भी चार्ज दिया, मान लेते हैं, तो होगा क्या? होगा क्या? व्हाट डज कंडक्टर मीन्स? कंडक्टर मीन्स एक ऐसा रीजन जहां पे चार्जेस फ्रीली मूव कर सके। कंडक्टर का मीनिंग ही यही है, चार्जेस कैन मूव फ्रीली। तो एक बात बता, जब ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा तो ऐसे ऐसे रिपल्शन फोर्स आएगा। अब ये कौन से मटेरियल में है? कंडक्टिंग मटेरियल में है ना। कंडक्टिंग मटेरियल में तो चार्ज इजीली मूव कर सकता है, चार्ज इजीली मूव कर सकता है, तो एक दूसरे को रिपेल करके मूव करके ये चार्ज आ जाएगा सरफेस में और ये चार्ज भी आ जाएगा सरफेस में। सिमिलरली ये चार्ज भी बाहर सरफेस में आ ही जाएंगे। तो इन शॉर्ट सारे चार्जेस कहाँ आ जाएंगे? सरफेस में, और सरफेस में आगे खुद को यूनिफॉर्मली चार्ज कर लेंगे, मतलब यूनिफॉर्मली चार्ज आपस में रिपेल रिपेल करके यूनिफॉर्मली चार्ज हो जाएंगे। ये बात समझ में आया कि नहीं बेटा? कोई भी डाउट? ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए तो ये तीनों में, अच्छा ये तरह की बात बाद में करेंगे, पहले इसमें करते हैं। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग का मतलब ये है कि चार्जेस सॉलिड सॉलिड है, मतलब अंदर भी मटेरियल है, तो अंदर भी हमने चार्ज डाला। अच्छा, अंदर जब हमने चार्ज डाला तो ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा, लेकिन क्या चार्जेस मूव कर सकते हैं? नहीं मूव कर सकते। क्यों नहीं मूव कर सकते? क्योंकि मटेरियल कैसा है? नॉन कंडक्टिंग, यानी कि प्लास्टिक का बना है मान लो, तो प्लास्टिक तो कंडक्टर नहीं है, तो चार्जेस मूव ही नहीं कर सकता, फ्रीली मूव नहीं कर सकता। तो देखो, अंडर सम सर्कमस्टांसेस डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल एंड इट्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मैंने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अब तक पढ़ाया नहीं है। जो मटेरियल होता है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता है, उनका एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक आता है, उस पर डिपेंड करता है कि चार्ज मूव करेगा कि नहीं। ठीक है, तो वो अभी तक आया नहीं, हम ऐसा मान लेंगे कि अंदर चार्ज मूव नहीं करेगा। देखो, ये चार्ज इसमें फोर्स लगाएगा इस तरफ, ये चार्ज इसमें फोर्स लगाएगा इस तरफ। हाँ, अगर चार्ज बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुआ तो ये मूव करेगा भी, थोड़ा थोड़ा मूव करेगा भी, लेकिन हम क्या मानेंगे कि भैया ऐसा सिचुएशन है कि चार्जेस मूव नहीं कर रहे। इन शॉर्ट आपको ये मानना है दीज चार्जेस कैन नॉट मूव, तो हमने यूनिफॉर्मली इसको चार्ज कर दिया, तो इसमें चार्ज अंदर भी है बाहर भी है। फाइनल कंक्लूजन क्या होता है? फाइनल कंक्लूजन ये होता है कि हमें मतलब नहीं है कि मटेरियल दिखने में कैसा है, रंग कैसा है, क्या मतलब, वो सबसे मतलब नहीं। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, यानी कि हमें सिर्फ और सिर्फ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब है। इन तीनों का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, तो इन तीनों की पढ़ाई एक साथ की जाएगी। तो मैं टॉपिक डालूंगा हॉलो कंडक्टिंग, मैं जब नेक्स्ट कराऊंगा तो टॉपिक क्या डालूंगा? हॉलो कंडक्टिंग। उसमें आपको खुद अंडरस्टूड होना चाहिए कि हॉलो कंडक्टिंग का मतलब हॉलो नॉन कंडक्टिंग भी है, सॉलिड कंडक्टिंग भी है। तीनों टॉपिक एक साथ पढ़ाए जाते हैं। हेडिंग से भी ये दे देता हूँ, या हेडिंग को एक दे दूंगा, इनमें से आपको समझ में आना चाहिए कि मैं तीनों एक साथ पढ़ा रहा हूँ। तो तीनों की अलग अलग स्टडी नहीं, अलग स्टडी करने का मतलब नहीं है, रिजल्ट सब कुछ सेम है। ठीक है, इसका स्टडी अलग होता है क्योंकि इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलग है। ठीक है, यहाँ तक आई होप क्लियर हुआ होगा, तो काइंडली इस चीज को नोट डाउन कर लो। हाँ, तो बच्चों शुरू करते हैं ये वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर। स्फीयर लिखना भूल गया, हालांकि अंडरस्टूड है। ठीक है, अंडरस्टूड तो यहाँ से नहीं है लेकिन पिछले टॉपिक से है। तो ये यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर भी है, और ये यूनिफॉर्मली चार्ज
सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर भी है, ठीक है। तो हमें इस पॉइंट में मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो क्या लगाएंगे भैया, गॉस लॉ लगाएंगे। गॉस लॉ ने क्या बोला था कि एक गॉसियन सरफेस बनाओ, तो गॉसियन सरफेस बना लिया। गॉसियन सरफेस क्या होना चाहिए, इसके अबाउट सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल होगा। स्फीयर के अबाउट सिमेट्रिकल तो बेटा स्फीयर ही होता है जहां तक मुझे पता है, स्फीयर के अबाउट सिमेट्रिकल तो स्फीयर ही होता है। नेक्स्ट, इट शुड एनक्लोज द चार्ज। क्या ये गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, सर्कुलर गॉसियन सरफेस नहीं, स्फेरिकल है, ये स्फेरिकल है, ये भी स्फेरिकल ही है। 2D बाद में ड्रॉ कर रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा। तो जो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनाए, इट शुड एनक्लोज द चार्ज, पहली बात सिमेट्रिकल है। सेकंड चार्ज, एनक्लोजिंग द चार्ज है। तीसरी बात, पासिंग थ्रू द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी डिटरमाइंड, पासिंग थ्रू द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू डिटरमाइंड। हाँ, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, पास कर रहा है। और आखिरी पॉइंट, इट शुड बी क्लोज्ड। क्या ये क्लोज्ड है? हाँ, पूरी तरीके से क्लोज्ड है। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं सिमेट्रिकल बना देता हूँ, हालांकि आपको भी पता है कि कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता, डायग्राम अंडरस्टूड है आपको, ठीक है। तो इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल, मान लो इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, और गॉसियन सरफेस का एलिमेंट्री एरिया डीए भी इसी तरफ होगा। गॉसियन सरफेस का एलिमेंट्री एरिया डीए भी इस तरफ होगा। ये पॉइंट का डिस्टेंस कितना है बेटा, स्मॉल आर। तो नेक्स्ट हम लोग क्या लगाएंगे, गॉस लॉ लगाएंगे। गॉस लॉ ने क्या बोला था बेटा, टोटल फ्लक्स लिंक इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीए विच इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। मान लो टोटल चार्ज जो है वो कैपिटल क्यू है, ठीक है, वो टोटल चार्ज है वो आपका कैपिटल क्यू है। क्या मैं बोल सकता हूं कि ई और डी के बीच में एंगल क्या है, 0 डिग्री। क्या हर पॉइंट पे ई और डी के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा? हाँ, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, एरिया वेक्टर इसका इसी तरफ होगा, तो घूम फिर के हर पॉइंट पे ई डॉट डी कॉस 0 ही होने वाला है। तो इस ई डॉट डी को सिंपली आप ई इंटू डी लिख सकते हो, उसमें कोई गलत बात नहीं है। ई डी क्योंकि कॉस 0 हो चुका है, इक्वल टू क्यू इन क्या है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। गॉसियन सरफेस का हर एक पॉइंट का दूरी सेंटर से सेम डिस्टेंस है। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाने का फायदा, ई क्या हो जाएगा, ई कांस्टेंट है, सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी, तो ई कांस्टेंट है, ई बाहर आ जाएगा। ई इंटू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज द क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी? एलिमेंट्री एरिया ए है, डी है, तो टोटल एरिया क्या आएगा, क्लोज इंटीग्रेशन डी क्या आएगा, टोटल गॉसियन सरफेस का एरिया। टोटल गॉसियन सरफेस का एरिया कितना है बेटा, बताओ, ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। स्फीयरिकल सरफेस है, क्यू बाई क्या हो गया ये, एप्सिलॉन नॉट। तो ई आपका क्या आ गया, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये पॉइंट चार्ज की तरह ही है, कुछ अलग नहीं है। लेकिन आर जो डिस्टेंस है वो कहाँ से मापा जाएगा, हमेशा सेंटर से मापा जाएगा। समझ में आ रहा है, आर कभी सरफेस से नहीं मापना, सेंटर से मापना, ये बात मत भूलना, ठीक है। आर इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम सेंटर। अच्छा, ये क्यू बाई आर स्क्वायर, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इस तरफ होगा, नेगेटिव चार्ज है तो इस तरफ होगा, वो बताने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला जो बात है, ये तो हो गया, तो यहां से हमें मिला ई प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर, ई प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर, ये खत्म हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे मैं एक और क्लियर कर दे रहा हूं, सेकेंड पॉइंट, सरफेस। सरफेस में स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर होगा, है ना। अच्छा सर, व्हाट इज सरफेस? सरफेस इज ए पॉइंट जस्ट आउटसाइड द बॉडी। सरफेस इज जस्ट ए पॉइंट, इज ए पॉइंट जस्ट आउटसाइड द बॉडी। तो क्या मैं सिंपली बोल सकता हूँ कि स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर पुट करो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। समझ में आ गया, ठीक है। नोट डाउन कर लो बेटा ये सब चीजें। हाँ तो भाई देखो, जो नेक्स्ट है आपका इनसाइड। इनसाइड मतलब अंदर का एक पॉइंट में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसको अभी के लिए भूल जाओ। अंदर के पॉइंट में इस पॉइंट में मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो क्या करूंगा, अगेन गॉसियन सरफेस, दोबारा बताने का जरूरत नहीं है कि सिमेट्रिकल व्हाटएवर, ठीक है। अब जब मैंने सिमेट्रिकल बना दिया, पहला ऑब्जेक्टिव आपका होना चाहिए सिमेट्रिकल हो, उसके बाद आप सिमेट्रिकल और क्लोज्ड, दीज आर द 2 ऑब्जेक्टिव, सिमेट्रिकल एंड क्लोज्ड। सिमेट्रिकल भी है, क्लोज्ड भी है। तो अब एक बात बता, इस पॉइंट पे मान ली इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड जिस भी तरफ होगी वो प्लस माइनस से आ ही जाएगा। अगर हम इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड मान रहे हैं और आंसर प्लस आ रहा है, मतलब इस तरफ है, अगर माइनस आ रहा है तो अंदर की तरफ है, तो हाँ, हम तो वेरिएबल किसी भी तरफ मान सकते हैं, आंसर अपने आप उस हिसाब से आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो बात है, एरिया वेक्टर भी इसी तरफ होगा, इसी तरफ होगा, गॉसियन सरफेस का एरिया वेक्टर, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स क्या होता है बेटा, ई डॉट डी इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन क्या है,
इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं, सारे चार्ज तो बाहर है। अंदर जब कोई चार्ज ही नहीं है तो क्यू इन क्या हो जाएगा, जीरो। क्यू इन जीरो हो गया तो ई इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। यानी अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। यानी कि अंदर के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, जीरो। तो यहां से एक कंक्लूजन हमें मिलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज इक्वल टू जीरो। ये बात आप लिख लो। इसके बारे में बहुत डिटेल में चर्चा मैं शायद आज ही करूंगा, बट मे बी आफ्टर लाइक 20-30 मिनट्स, उसके बाद ही होगी। डिटेल में बहुत ज्यादा चर्चा होगी। अभी आप बस इतना लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर जीरो। क्यों जीरो होता है, क्योंकि कंडक्टर में चार्जेस हमेशा क्या हो जाता है, बाहर चले जाते हैं। कंडक्टर में एक दूसरे को रिपेल करते हैं और मीडियम कंडक्टिंग है तो चार्जेस मूव भी कर सकते हैं। तो मूव करके कहाँ जाएंगे, सरफेस में जाएंगे। सरफेस में पहुंच गए तो अंदर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो अंदर गॉसियन सरफेस बनाओगे। अंदर गॉसियन सरफेस बनाया तो उसके अंदर चार्ज ही नहीं है, चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। अभी जो मैंने बोला उसको थोड़ा प्ले स्पीड थोड़ा कम करके सुन तो समझ में आ जाएगा। दोबारा नहीं बोलूंगा क्योंकि आप रिपीट वापस बैक करके आप सुन ही सकते हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर जीरो, ये हमारा खत्म हुआ। तो बेसिकली बच्चों हमने यहाँ पे ये देख लिया कि हमारे पास अंदर, बाहर और सरफेस तीनों पॉइंट पे हमें डाटा मिल चुका है। मुझे नहीं पता मैंने क्यों मिटाया इस चीज को, लिख लिया होगा आप लोगों ने। तो यहाँ पे हम ग्राफ बनाते हैं। ये बता, अंदर वाले पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। तो यहाँ पे ग्राफ ऐसा बनेगा। बाहर वाले पॉइंट में सरफेस में कितना है, 1/4πε0 क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। और उसके बाद क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, अभी दिखाया था, ई प्रोपोर्शनल टू 1/r²। समझ में आ गया। तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है। आई होप समझ में आ गया होगा। काइंडली इस चीज को लिख लो भाई। हाँ, तो बच्चों जो अगला है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। हमने 3 कर चुके हैं, यानी 3 मतलब हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग कर चुके हैं। उसके इनसाइड आउटसाइड सरफेस कर लिया, अभी सॉलिड नॉन कंडक्टिंग करेंगे। ठीक है, तो ये इसमें चार्जेस अंदर भी होते हैं, बाहर भी होते हैं। पहले बाहर वाले पॉइंट का निकालते हैं। इसका रेडियस आर है, इसमें टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है। टोटल चार्ज इज कैपिटल क्यू, टोटल चार्ज। ठीक है, टोटल चार्ज इज कैपिटल क्यू। वॉल्यूम कितना है बेटा, 4/3πr³। और चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, वॉल्यूम वाइज। पिछले वाले में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड था, पिछला केस में जो हमने थोड़ा टाइम पहले किया था, एरिया वाइज, क्योंकि सिर्फ सरफेस में था। इसमें वॉल्यूम वाइज है। तो इसमें एक टर्म में डिफाइन कर देता हूं, जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी दैट विल बी रो इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन 4/3πr³। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, इस पॉइंट पे हमको क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाऊंगा। बेटा ये बात तो मतलब अभी तक तो भैया दिमाग में सेट हो गई होगी। जहां पे अपने को निकालना है वहां पे गॉसियन सरफेस बना लो। तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाया तो यहाँ पे हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी, एरिया वेक्टर भी इसी तरफ होगा, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। अगेन सिंस सिमेट्रिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगी। ई का जो इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट में क्या होगी, गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट में सेम होगी। और ई और डी के बीच में हर टाइम एंगल 0 डिग्री होगा। सेम कहानी, बार बार रिपीट मत करवाओ। ठीक है, मतलब तुम तो करवा भी नहीं सकते क्योंकि देख भी नहीं पा रहा हूं मैं, वॉटेवर। चलो, तो ई डॉट डी ए क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस 0 और ई आ जाएगा बाहर। क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ एरिया क्या देगा, इस एलिमेंट्री एरिया का टोटल इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा, 4πr² इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है, सारा चार्ज ही अंदर है तो क्यू बाई क्या हो जाएगा बेटा, वो ε0। क्या मैं बोल सकता हूँ, ई इक्वल टू क्यू बाई 4πε0r²। और इसको थोड़ा सजा के लिख लेंगे तो 1/4πε0 क्यू बाई r²। इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये उसी की तरह है, पॉइंट चार्ज की तरह है और आपका हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर की तरह है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, सरफेस। एक चीज तुम लोग को दिख रहा है क्या कि गॉस लॉ में कितना जल्दी सब कुछ हो जा रहा है। कुछ इंटीग्रेशन, कुछ मतलब नाम का इंटीग्रेशन लगाते हैं, सब तो करने की जरूरत नहीं कुछ अपने को। स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर अगर होगा तो हम लोग क्या पुट करेंगे, ई इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 1/4πε0 क्यू बाई r²। समझ में आ गया बेटा, नोट डाउन कर लो इस चीज को। यानी कि इनसाइड आर इज ऑब्वियसली लेस देन स्मॉल आर, उसके लिए हमको निकालना है। तो मैंने ये थोड़ा आपको बड़ा दिख रहा होगा क्योंकि सिर्फ अंदर वाला पॉइंट है, तो मैंने थोड़ा बड़ा करके स्क्वायर को बनाया है जस्ट फॉर बेटर एक्सप्लेनेशन। तो अंदर वाला पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। मान लो हमें इस पॉइंट पे चाहिए, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमको चाहिए, इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे जो इस पॉइंट से पास हो।
जो किस पॉइंट से पास हो। तो ये गॉसियन सरफेस है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इस तरफ ले ली, डीए भी इस तरफ होगा। डीए क्या है? गॉसियन सरफेस का एरिया, ठीक है। अच्छा, कुछ एक चीज मैं जो बताना चाहूंगा, अगेन वही बात, कोई भी पॉइंट कंसिडर कर, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, एरिया वेक्टर भी रेडियली आउटवर्ड, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल क्या होगा? 0 डिग्री। तो कैन आई से ई डॉट डीए वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए विल सिंपली बिकम ई डीए cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री 1 होता है, और ई आ जाएगा बाहर हमेशा की तरह, ये आ जाएगा बाहर, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डीए इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ डीए? 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। नाउ व्हाट इज क्यू इन? क्यू इन इज द चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस। लिख लो बेटा, ये बच्चों को कंफ्यूजन होगा, तो डीए इज द एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, क्यू इन इज द चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस। चलो क्यू इन एक बार निकालते हैं। पहली बात, जो क्यू इन है, टोटल चार्ज क्या है बेटा? कैपिटल क्यू। टोटल चार्ज आपका कैपिटल क्यू। क्या सारा का सारा चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर है? नहीं। कितना है? थोड़ा सा है, देख, थोड़ा कम है, टोटल तो नहीं है। तो कितना है वो कैसे निकालेंगे? ये देखने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है। चार्ज यहाँ पे वॉल्यूम वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी रिलेटिव टू वॉल्यूम, चार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम यूनिटरी मेथड लगा के निकालेंगे। ये बता, वॉल्यूम जब 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब है, तो चार्ज कितना था? क्यू। वॉल्यूम जब 1 यूनिट होगा, तो चार्ज कितना होगा? 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। वॉल्यूम जब 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब होगा, तो चार्ज कितना होगा? 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ये मैंने क्यों लिया? क्योंकि गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम कितना है? 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, क्योंकि गॉसियन सरफेस का रेडियस क्या है बेटा? स्मॉल आर। तो गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज होगा? इतना चार्ज होगा कि नहीं? तो हम लोग इसको ऐसा करते हैं, क्यू इन विल बी इक्वल टू हाउ मच? क्यू आर क्यूब बाई कैपिटल आर क्यूब। ये चीज समझ में आया कि नहीं? ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू इन की जगह क्या लिखेंगे बेटा? क्यू आर क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। आर स्क्वायर आर क्यूब, एक आर बचेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल कम आउट टू बी 1/4 पाई एप्सिलॉन। थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर अपॉन, सॉरी, क्यू बाई आर, सॉरी क्यू आर, मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूं, अपॉन आर क्यूब। ये चीज समझ में आया? अच्छा, एक चीज देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, क्यू बाई आर क्यूब भी कांस्टेंट। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू आर, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू आर। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अब इस चीज को देखो, ग्राफ में बनाते हैं। ये बता, अंदर वाले पॉइंट के लिए, इनसाइड वाले पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू आर, यानी स्ट्रेट लाइन बनेगा, y प्रोपोर्शनल टू x। बाहर वाले पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर था। देख थोड़ा पीछे जाके, तो इसका ऐसा बनेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू आर। देख, पिछला वाले में ये वाला पार्ट गायब था, जो मैंने हॉलो स्फीयर लिया था उसमें ये वाला पार्ट गायब था, इसमें ये वाला पार्ट है। तो बड़ा कंफ्यूजिंग होता है जब एग्जाम में बैठोगे, तो किसके लिए क्या था। ठीक है, तो एक बात मतलब ऐसे दिमाग में रख सकते हो कि जो अंदर में अगर चार्ज है आपका, वॉल्यूम वाइज अगर अंदर में चार्ज है, वॉल्यूम वाइज, ये बात याद रखना क्या बोल रहा हूँ, अगर 3D स्ट्रक्चर है और अंदर में चार्ज यूनिफॉर्मली है, 3D स्ट्रक्चर है, अंदर में चार्ज यूनिफॉर्मली है, जैसे किस किस में है? सॉलिड स्फीयर, या आपका सॉलिड पाइप जो मैंने कराया था, याद है? सॉलिड पाइप, एक हॉलो पाइप कराया था, पाइप, हॉलो पाइप कराया था, सॉलिड पाइप कराया था, तो उसके अंदर भी वॉल्यूम वाइज चार्ज था। तो वॉल्यूम वाइज जब भी चार्ज होता है, तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू आर होती है। ये डायरेक्टली रट्टा मत मारो, लेकिन मैक्सिमम जगह में जहां वॉल्यूम वाइज चार्ज होता है, वॉल्यूम वाइज, ये वाला केस हो गया या सॉलिड पाइप हो गया, उसमें अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, दैट इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर ओनली। समझ में आया? प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर यानी कि ऐसा, दिस इज स्ट्रेट लाइन एंड दिस इज व्हाट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। आई होप ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। अच्छा, इसको लिखने का एक और तरीका है, ये बता, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं? 1/, ऐसा कर 4 पाई आर क्यूब, 1/एप्सिलॉन नॉट कर ले इसको, क्यू आर अपॉन ये क्या हो जाएगा? 4 पाई
आर क्यूब, 4 पाई को मैं लेके चला गया। ऐसा कर यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 3 कर दे, तो 4/3 पाई आर क्यूब, व्हाट इज दिस वॉल्यूम, व्हाट इज क्यू, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज वॉल्यूम इज व्हाट, रो। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, आपकी मर्जी है बेटा, ठीक है। चलो नोट डाउन कर लो, मिटा रहा हूँ बच्चों। ये जस्ट एक चार्ट है, जनरली ये सब वाइवा क्वेश्चन में पूछा जाता है। किसी एग्जाम के लिए स्पेसिफिकली नहीं है, वाइवा में पूछ सकता है, या मान लो 1 मार्क के लिए बोर्ड्स में या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में पूछ सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू आर किस केस में होगा, प्रोपोर्शनल टू आर किस में होगा, पॉइंट इनसाइड सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर या थिक रॉड, अभी थोड़ा टाइम पहले बताया था, स्फीयर या रॉड के अंदर वाले पॉइंट के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू आर पावर 0 या इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज बता चुका था, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, लॉन्ग लाइन चार्ज आउटसाइड पॉइंट याद है, लीनियर चार्ज के आउटसाइड पॉइंट में था, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, पॉइंट चार्ज के लिए होता है, आउटसाइड पॉइंट ऑफ स्फीयर, स्फीयर के बाहर वाला पॉइंट के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर क्यूब, किस पॉइंट में, ये डाइपोल में, किसी भी जनरल पॉइंट यानी किसी भी डाइपोल में, बट द डाइपोल हैज टू बी आइडियल एट एनी पॉइंट, बट द डाइपोल हैज टू बी आइडियल। समझ में आया बेटा, एट एनी जनरल पॉइंट। चलो लिख लो इस चीज को। तो बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का टॉपिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर, यानी कि हॉलो स्फीयर के लिए बाहर के किसी भी पॉइंट पे, हम अंदर के पॉइंट के लिए भी बाद में निकालेंगे, अभी बाहर के किसी भी पॉइंट के लिए हम पोटेंशियल निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके पहले मैं थोड़ा सा विल गो डाउन द मेमोरी लेन ऑफ दिस चैप्टर। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सबको पता होता है, VA माइनस VB इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम B टू A अपॉन Q नॉट, ये सबको पता होता है, ठीक है। इससे मैं एक और सिंपल चीज निकालूंगा, देखो, VA माइनस VB कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ वर्क डन फ्रॉम A टू B अपॉन Q नॉट। VB माइनस A क्या होगा, माइनस ऑफ वर्क डन फ्रॉम A टू B। अच्छा, VA माइनस VB को अगर मैं DB लिखूं, तो वर्क डन फ्रॉम A टू B को मैं क्या लिखूंगा, DW अपॉन Q, A माइनस A टू B, समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा, ठीक है। तो DB, अच्छा वर्क डन को क्या लिख सकते हैं, व्हाट इज एलिमेंट्री वर्क डन, F डॉट dx, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स को क्या लिख सकते हैं, QE, समझ में आ रहा है कि नहीं, अपॉन ये हमारा QE मतलब क्या, Q नॉट, क्योंकि एलिमेंट्री चार्ज ही मूव होगा, Q नॉट। तो हमारे यहां से dV आ गया माइनस E डॉट dx या E इक्वल टू माइनस dV बाई dx। ओहो, ये तो सर पहले भी पढ़ा चुके हैं, ये तो पहले ही पढ़ा चुके हैं, लेकिन इस पर ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। तो इन शॉर्ट हम लोग यही यूज करने वाले हैं, लेकिन ये यूज करने की बजाय मैं डायरेक्टली ये क्यों ना यूज करूं, दिस इज मोर इजी टू यूज एक्चुअली, और ये मैं आपको इसके ऊपर सबसे पहले करा चुका हूं। तो हम लोग इसी टॉपिक को यूज करके, क्योंकि देख अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है, अंदर के पॉइंट बाहर के पॉइंट, जहां हर पॉइंट का मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो मेरे लिए पोटेंशियल निकालना आसान होगा कि नहीं, समझ में आया। तो बेटा हम E इक्वल टू माइनस यूवी बाई dx से निकालेंगे, और ये एक तरीके का ड्राइवेशन भी है, लिख सकते हो, ठीक है, लिख लो। चलो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करेंगे E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dx से, या हम लोग कह सकते हैं dv इक्वल टू माइनस E डॉट dx, ठीक है। अब देखो इधर, मान लो मुझे पॉइंट P पे पोटेंशियल निकालना है, जो कि कितना डिस्टेंस दूर है बेटा, स्मॉल r डिस्टेंस दूर है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक रैंडम पॉइंट लूंगा जिसका सेपरेशन सेंटर ऑफ द स्फीयर से x है, सेंटर ऑफ द स्फीयर से x है, और मैं इनफाइनाइट से उस चार्ज को इस तरफ लेके आ रहा हूँ, इनफाइनाइट से पॉइंट P तक लेके आ रहा हूँ, इनफाइनाइट से पॉइंट P तक लेके आ रहा हूँ। तो मैं यहां से अगर एलिमेंट्री डिस्टेंस dx मूव करूंगा, जो x दूरी में आके मैं धीरे धीरे, ये बताओ यार, पोटेंशियल निकालना है ना, व्हाट इज पोटेंशियल, वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू फाइनली ब्रिंगिंग इट हियर अपॉन Q नॉट, पता है कि नहीं, पोटेंशियल ऑफ अ पर्टिकुलर पॉइंट इज अ वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू ब्रिंगिंग दैट पॉइंट टू पॉइंट P डिवाइडेड बाय Q नॉट, सबको पता है ये वाला पास। तो हम लोग क्या करें, इनफाइनाइट से लेके आए, तो मैं x दूरी में आके रुका, x दूरी में आके मैं थोड़ा सा आगे मूव किया, कि एलिमेंट्री डिस्टेंस dx, ये बताओ ये dx प्लस होगा कि माइनस होगा, दिस dx विल बी माइनस, व्हाई माइनस, बिकॉज इट इज रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ x, इट इज रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ x। तो क्या मैं कह सकता हूं, ये जो एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट मैंने किया dx, इसमें अगर एलिमेंट्री पोटेंशियल डिफरेंस dv होगा, ये जो दो पॉइंट है 1 और 2, ये दोनों पॉइंट में जो एलिमेंट्री पोटेंशियल डिफरेंस अगर dv होगा, दैट dv विल बी इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट इनटू dx।
समझ में आया कि नहीं? अच्छा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है? ये इस तरफ है, ठीक है, इस तरफ है। तो डीवी को मैं क्या लिखूंगा? माइनस ई क्या है बेटा? के क्यू बाई एक्स स्क्वायर डॉट डीएक्स नहीं, डॉट माइनस डीएक्स, मत भूलना। ई डॉट, इसका मैग्नीट्यूड माइनस है, ई डॉट माइनस डीएक्स। इन दोनों के बीच में एंगल क्या है? 180 डिग्री। मैं दोबारा बता रहा हूं, ये dx माइनस क्यों हुआ? क्योंकि ये x की वैल्यू को कम कर रहा है, इसलिए माइनस है। तो ये माइनस dx एक पूरी क्वांटिटी है। e और माइनस dx के बीच में एंगल कितना है? e और माइनस dx के बीच में एंगल है बेटा हमारा 180 डिग्री। तो e डॉट माइनस dx cos 180 डिग्री। cos 180 और माइनस, cos 180 माइनस 1 होता है, माइनस वन हट गया अपना। तो माइनस के क्यू बाई एक्स स्क्वायर dx बचा आपका dv। मुझे पोटेंशियल और अगर पॉइंट P का निकालना है तो मैं इंटीग्रेट करूंगा, ऑब्वियस सी बात है। तो dv इज इक्वल टू माइनस के क्यू कॉन्स्टेंट है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर dx। कहां से कहां तक? ये बता, ऐसा करते हैं इनफाइनाइट से लेकर इस पॉइंट तक आ जाता है। इनफाइनाइट यानी कि x की वैल्यू क्या होगी इनफाइनाइट में? इनफाइनाइट। एट दिस पॉइंट P x की वैल्यू क्या होगी? ये हो जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? r। फ्रॉम इनफाइनाइट टू r, सॉरी इनफाइनाइट टू r मैं क्यों लिख रहा हूं यहाँ पे? फ्रॉम इनफाइनाइट टू r, क्योंकि dx है ना, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है? x। तो x की वैल्यू इनफाइनाइट में क्या है? इनफाइनाइट। और P पॉइंट पे क्या है? r। तो हमने इनफाइनाइट से r लिया। अच्छा, जब x की वैल्यू इनफाइनाइट होगी तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? जब x की वैल्यू इनफाइनाइट होगी तो इनफाइनाइट में पोटेंशियल क्या होता है? जीरो। तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? जीरो। जीरो। जब पॉइंट P में आएंगे तो पॉइंट P में पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? लेट अस कॉल इट V। देख बेटा, कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे इंटीग्रेशन का वेरिएबल क्या है? x। तो यहाँ पे लिमिट भी x का पुट करेगा, इनफाइनाइट से r। यहाँ पे इंटीग्रेशन का वेरिएबल क्या है? पोटेंशियल dv। तो यहाँ पे लिमिट भी पोटेंशियल का बैठेगा। तो इनफाइनाइट में पोटेंशियल क्या था? जीरो। पॉइंट P में पोटेंशियल क्या था? V। तो ये हमारा हो गया, ये तो सिंपली V हो जाएगा। ये 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस 1 बाई एक्स। इधर देख, माइनस के क्यू माइनस 1 बाई एक्स इनफाइनाइट टू r। अच्छे से देख, माइनस माइनस कैंसिल गया, v का वैल्यू आएगा के क्यू बाई आर। कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड जब के क्यू बाई आर स्क्वायर थी तो पोटेंशियल भी ना के क्यू बाई आर होगा। समझ में आया बेटा? तो पोटेंशियल फॉर पॉइंट आउटसाइड, ये हो गया आउटसाइड यानी कि स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, सरफेस के लिए क्या होगा बता? सरफेस के लिए स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। तो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? के क्यू बाई कैपिटल R। ठीक है बेटा, दो चीजें हमने करा दी, काइंडली इन दोनों को नोट डाउन कर लो। तो बच्चों, जो अगला टॉपिक है वो है इनसाइड वाला पॉइंट, हॉलो के लिए इनसाइड वाला पॉइंट। अच्छा, इनसाइड मान ले मैंने एक पॉइंट कंसिडर किया A, ये C है सेंटर और B है सरफेस वाला पॉइंट। अच्छे से सुनना, A अंदर का कोई भी रैंडम जनरल पॉइंट, C सेंटर ऑफ द स्फीयर, B इज एनी पॉइंट आउटसाइड, B इज एनी पॉइंट ऑन द सरफेस, तो नॉट आउटसाइड पर सरफेस में। B एक पॉइंट है जो सरफेस में है। ठीक है। अच्छा, मान ले मुझे पोटेंशियल निकालना हो पॉइंट A का, तो पॉइंट A और B का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मान ले dV है, पॉइंट A और B के बीच का डिस्टेंस मान ले dx है, और पॉइंट A और B के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है मान ले E। हमको पता है कि अंदर के पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड? जीरो। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? dV इज इक्वल टू जीरो। dV कितना होगा? VA माइनस VB, dV इज द पोटेंशियल डिफरेंस, VA माइनस VB इक्वल टू जीरो, यानी VA इक्वल टू VB। एंड व्हाट इज VB? VB इज के क्यू बाई आर। इसका साफ साफ मतलब है अंदर का पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा दैट इज इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ द सरफेस। तो अंदर के पॉइंट में तो C भी आता है, यानी कि अंदर का पॉइंट इंक्लूडिंग ऑल द पॉइंट एज वेल एज सेंटर, द पोटेंशियल इज के क्यू बाई आर। अब आप बोलोगे कि सर क्यों? ये बता, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, सबको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो ही नहीं हो रही। इसका मतलब क्या है? अंदर ना हाई पोटेंशियल है ना लो पोटेंशियल है, यानी अंदर पोटेंशियल सब सेम है, सब सेम हुए, मतलब रिलेटिवली कोई हाई लो नहीं है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो ही नहीं होगा। पानी किस लिए फ्लो करता है? हाई हाइट टू लो हाइट। अगर हाई हाइट लो हाइट दोनों सेम हाइट में है तो पानी फ्लो करेगा क्या? नहीं, यानी कि दोनों हाइट सेम है, यानी दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। सिमिलरली अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो क्यों नहीं कर रहा? बिकॉज अंदर में पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है।
पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, मतलब पोटेंशियल सेम है हर पॉइंट का, यानी एवरी पॉइंट इनसाइड हैज सेम पोटेंशियल व्हिच इज इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ सरफेस व्हिच इज इक्वल टू KQ बाई R। ये बात नहीं भूलना है। तो मैं अगर ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ देख कैसा बनेगा, अंदर के पॉइंट का हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, सेम, ये पोटेंशियल और ये R, और बाहर में पोटेंशियल क्या है बेटा, बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। देख मैंने तुझे ऐसे कितने सारे ग्राफ करा दिए, कितने सारे ग्राफ करा दिए, और भी कितने सारे करा सकते हैं, आगे और भी ग्राफ कराएंगे, लेकिन तुमको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए किसका कौन सा ग्राफ है, ठीक है। तो अंदर में पोटेंशियल क्या रहता है, सेम, और ये उसके लिए भी एप्लीकेबल है। दिस कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल, व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट पे लिखा लेता है, पोटेंशियल इनसाइड इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ सरफेस फॉर कंडक्टर। कंडक्टर के लिए भी एप्लीकेबल है, ये बाद में आएगा। क्यों कंडक्टर के एप्लीकेबल है, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती ही नहीं है, अब जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है उसके अंदर का पोटेंशियल सेम। तो फॉर V इनसाइड इक्वल टू V सरफेस फॉर कंडक्टर, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। हाँ तो बच्चों जो नेक्स्ट है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। हमने हॉलो वाला के लिए कर लिया, अभी सॉलिड नॉन कंडक्टिंग यानी जिसके अंदर यूनिफॉर्मली चार्ज रहता है उसके लिए। उसके अंदर टोटल चार्ज क्यों है, देखो मैंने सब कुछ पहले ही लिख के रख दिया है, पहले इसलिए लिख के रख दिया क्योंकि कोई चेंज नहीं है। याद है हॉलो वाले के लिए जब हमने बाहर वाला पॉइंट के लिए पोटेंशियल निकालना था तो हमने रैंडम x डिस्टेंस दूर में एक पॉइंट लिया था, रैंडम x डिस्टेंस दूर में एक पॉइंट लिया था, उसको हमने dx मूव कराया था, dx नहीं माइनस dx, क्योंकि वो x की वैल्यू को कम कर रहा था। तो माइनस dx मूव कराने पे इन दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस आएगा dv, तो दैट dv इक्वल टू यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट dx, दैट dv इक्वल टू यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट dx का वेक्टर प्रोडक्ट। तो dv क्या हो गया, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, x दूर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, kq बाई एक्स स्क्वायर, गॉस लॉ से निकाल चुके हैं। तो kq बाई एक्स स्क्वायर डॉट माइनस dx cos 180 डिग्री, y cos 180, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ माइनस dx इस तरफ, तो सब कुछ मिला के ये वाला आ गया था। तो हम लोग बाद में लिमिट पुट किया था, सेम चीजें रिपीट कर रहा हूँ, कोई मैं तो क्लास में होता तो मैं कराता भी नहीं, मैं तो बोल देता सेम है सब कुछ, क्योंकि कोई अंतर ही नहीं है बेटा। हम लोग को उस पॉइंट का इंटीग्रेशन करना है, उस पॉइंट का इंटीग्रेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के केस में सेम है, तो रिजल्ट भी दोनों के केस में सेम आएगा। अच्छा लिमिट एक बार लगा लेते हैं, एक पॉइंट हमने माना था इनफाइनाइट में, एक पॉइंट माना था पी पॉइंट पे। इनफाइनाइट में पोटेंशियल है 0, पी पॉइंट में पोटेंशियल है Vp, तो सब कुछ करके Vp इक्वल टू सेम KQ बाई R आ गया, यानी कि पोटेंशियल प्रोपोर्शनल टू 1/r अगेन, प्रोपोर्शनल टू 1/r अगेन। सरफेस के लिए स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, KQ बाई कैपिटल R, ये भी हो गया। इसका इनसाइड वाला पॉइंट के लिए थोड़ा सा टिपिकल होगा, तब तक आप ये वाला नोट कर लो। हाँ तो बच्चों जो अगला टॉपिक है वो है फाइंडिंग द पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर एट ए पॉइंट इनसाइड, यानी कि सेंटर से r डिस्टेंस दूर एक पॉइंट P है, उस पर हमें पोटेंशियल निकालना है। इसका रेडियस कैपिटल R है, मैंने थोड़ा बड़ा करके बनाया है क्योंकि अंदर में इंटीग्रेशन वगैरह हुआ ना, अंदर डायग्राम थोड़ा कचड़ा हो जाएगा अगर मैं छोटा बनाया तो। आई मेड ए लार्ज डायग्राम। चलो तो मान लो एक रैंडम पॉइंट हमने लिया विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ हाउ मच, x, वहां से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में dx गया, ठीक है। वो क्यों गया वो आपको समझ में आएगा थोड़ा टाइम बाद, क्यों गया इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मैं dx गया, दिस dx विल बी प्लस और माइनस, इट विल बी प्लस, y प्लस बिकॉज x की वैल्यू बढ़ा रहा है। समझ में आया। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होती है बेटा, रेडियली आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी तरफ होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी तरफ होगी। तो मैंने बोल दिया dv, यानी कि dv इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स व्हिच आर एट ए सेपरेशन ऑफ dx। तो dv will be equal to minus what is the value of electric field, अभी गॉस लॉ से प्रूफ किया था अंदर वाले पॉइंट के लिए, क्या था, कितना दूर है वो पॉइंट, x दूर है, तो kq x by r cube, r is the radius of the sphere dot dx cos 0 डिग्री, क्यों जब प्लस dx और cos 0 क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड dx सेम डायरेक्शन में, dx प्लस q, इट इज इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, ये हमारा आया। तो dv इज इक्वल टू KQ बाई R क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ x dx, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन लग गया। अच्छा हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन में देखो कहाँ से कहाँ तक करेंगे, वी विल इंटीग्रेट, हम लोग dx इस तरफ गए ना, तो इनिशियल लिमिट यहाँ पे होगा, फाइनल लिमिट यहाँ पे होगा, dx इस तरफ जा रहा है ना, तो हमने शुरुआत यहाँ कहीं से की होगी, एंड सरफेस में क्या होगा, तो शुरुआत हमने ये वाला पॉइंट से की, पॉइंट P से की, और फाइनल पॉइंट हमारा सरफेस है, सरफेस वाला पॉइंट, वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम हियर, वी हैव एंडेड हियर। तो इनिशियल पॉइंट क्या है, r दूरी पे है, तो इनिशियली x की वैल्यू क्या है, r,
क्योंकि देख वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन x है। फाइनली x की वैल्यू क्या है, कैपिटल R। इनिशियल पॉइंट dv, इनिशियल पोटेंशियल क्या है, यानी कि इनिशियल पोटेंशियल किस पॉइंट पे, r दूरी पे, r दूरी पे पोटेंशियल क्या है, v, जो कि हमको निकालना है, पोटेंशियल एट पॉइंट p। और फाइनल पोटेंशियल क्या है, यानी कि फाइनल पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, यानी कि कैपिटल R। एट कैपिटल R व्हाट इज द पोटेंशियल, दिस इज द पोटेंशियल ऑफ सरफेस। हमने थोड़ा टाइम पहले निकाला था kq बाय कैपिटल R। अब आप बोलोगे कि सर हमने अंदर से लेकर सरफेस तक क्यों इंटीग्रेट किया, अंदर से लेके हमने सरफेस तक इसलिए इंटीग्रेट किया क्योंकि अंदर वाले पॉइंट का हमको पता नहीं है पोटेंशियल वगैरह, लेकिन बाहर वाले पॉइंट का पता है। तो बाहर वाले पॉइंट का पता है, तो ये एक नोन क्वांटिटी हो गई हमारे पास, ये अननोन है, कैपिटल R नोन है, ये अननोन है, यानी कि हमें पोटेंशियल और R के बीच का रिलेशन मिल जाएगा। कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर आपने सरफेस से लेकर अंदर के पॉइंट से लेकर सरफेस तक किया, तो सर आपने सेंटर से लेकर इस पॉइंट तक क्यों नहीं किया, क्योंकि बेटा सेंटर से, हाँ सही बात बोल रहा है, सेंटर से मैं इस पॉइंट तक करूंगा तो मुझे सेंटर का तो पोटेंशियल नहीं पता ना मुझे सेंटर का पोटेंशियल पता है, ना मुझे इस पॉइंट का पोटेंशियल पता है, तो दोनों ही वेरिएबल हो जाएगा, वैसे पॉसिबल नहीं है। एटलीस्ट एक पॉइंट का पता होना चाहिए ताकि हम दूसरे पॉइंट का निकाल सके। चल देखो यहाँ पे अगर मैं ये पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, KQ बाई आर, अच्छा सॉरी यहाँ पे एक माइनस भी आएगा ना, माइनस KQ बाई आर माइनस VP इज इक्वल टू माइनस KQ बाई आर क्यूब, दिस विल बी हाउ मच, x स्क्वायर बाय 2, लिमिट विल बी r टू कैपिटल R। ये माइनस को इस तरफ लेके आ जा, दिस विल बी VP माइनस KQ बाई R। ये माइनस इस तरफ चला गया तो दिस विल बी KQ बाई R क्यूब, r स्क्वायर बाय 2 माइनस r स्क्वायर बाय 2। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है, ऐसा कर इसको, हाँ ऐसे ही रहने दे। तो VP इक्वल टू हमारा आ गया KQ R क्यूब R स्क्वायर, क्या बचा KQ बाई 2R माइनस K क्यूब R स्क्वायर बाई 2R क्यूब, और ये उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, प्लस KQ बाई R। अच्छे से देखेगा KQ बाई 2R KQ बाई R दोनों प्लस में है, फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। पता नहीं यार इतना नीचे लिखा दिखेगा कि नहीं, मैं ऐसा करता हूँ ऊपर वाला पार्ट मिटा देता हूँ, पहले लिख लो आप लोग वीडियो पॉज करके। देखो भाई, तो VP आपका हो गया KQ बाई 2R KQ बाई R, ये हो गया 3 KQ बाई 2R माइनस KQ R स्क्वायर बाई 2R क्यूब। ये समझ में आया कि नहीं बेटा। चलो अब ऐसा कर KQ बाई R कॉमन ले ले, KQ बाई R KQ बाई R कॉमन जाएगा, 2 भी कॉमन जाएगा, KQ बाई 2R कॉमन गया, अंदर क्या बचा, यहाँ पे 3 गया, 3 माइनस इट विल बी R स्क्वायर बाई R स्क्वायर। इसको मैं और अच्छे से लिखूंगा तो KQ बाई 3R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर बाई R स्क्वायर बाई 2R, ये R स्क्वायर बाहर आएगा, KQ बाई 2R क्यूब 3R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, दिस इज द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P। ये समझ में आया कि, अच्छा यहाँ पे देख, अगर मैं जो वेरिएबल्स है उनको ब्लू मार्कर से लिखूं तो पोटेंशियल वेरिएबल होता है, KQ कांस्टेंट, 2R क्यूब कांस्टेंट, 3R स्क्वायर कांस्टेंट, ये वेरिएबल है R स्क्वायर। क्या मैं बोल सकता हूं, द पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू सम कांस्टेंट 3R स्क्वायर, ये पूरा चीज भी कांस्टेंट है, इन शॉर्ट सम कांस्टेंट माइनस R स्क्वायर, सम कांस्टेंट माइनस R स्क्वायर, मतलब इन शॉर्ट इस तरीके से वो प्रोपोर्शनल है। तो क्या मैं बोल सकता हूं, क्या मैं बोल, अच्छा ऐसा होगा एक्चुअली, अगर R स्क्वायर का ये C1 माइनस C2 R स्क्वायर होगा, क्यों C1 माइनस C2 R स्क्वायर होगा, क्योंकि जब इसको ओपन करोगे 3R स्क्वायर इंटू दिस विल बिकम C1 एंड दिस इंटू दिस भी तो होगा, तो दिस थिंग विल बिकम C2। समझ में आ रहा है, ये किसका इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, नेगेटिव पैराबोला, ये इक्वेशन है पैराबोला का। समझ में आ रहा है बेटा, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला, जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। जिन्होंने मैथ्स पढ़ा है उनको पता होगा, जिनको नहीं पढ़ा बेटा आप मान दो, क्योंकि हमको पता है y proportional to x square is also parabola, y proportional to minus x square is also parabola, y proportional to c minus x square is also parabola, y proportional to c1 minus c2 x square is also parabola। ये सारे पैराबोला है, ठीक है बेटा, यानी कि y का डिग्री 1 x का डिग्री 2 देन इट बिकम्स ए पैराबोला। अभी हम लोग ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाने से पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा जो कि ये है, व्हाट इज द पोटेंशियल एट सेंटर। पोटेंशियल एट सेंटर, फॉर पोटेंशियल एट सेंटर
आर की वैल्यू क्या होगी 0। याद है आर वॉज द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम सेंटर, मैंने डायग्राम मिटा दिया, आप एक बार डायग्राम में देख लोगे, आर इज द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम सेंटर। तो आर की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये चीज पूरा 0 हो गया, क्या बचा के क्यू इंटू 3r² अपॉन 2r³। दिस इज कमिंग आउट टू बी 3kq by 2r, or I can say 1.5 times of potential of surface। 3/2 क्या होता है 1.5, kq/r क्या है पोटेंशियल एट सरफेस। ठीक है, अब इसका मैं अगर ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ इसका बड़ा ही इंटरेस्टिंग ग्राफ है, और ये जेडब्ल्यू मेंस एडवांस के लिए है। एनडब्ल्यूटी का बेटा मेरे को आइडिया है नहीं, आपको बस रिजल्ट याद करने से ही हो जाएगा, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। ये मान लें सरफेस है, तो सरफेस के बाहर पोटेंशियल क्या होता है, पहली बात मैं उसको डायग्राम को अच्छे से बना लेता हूँ। अंदर भी है कि सरफेस के बाहर पोटेंशियल क्या है v प्रोपोर्शनल टू 1/r, v प्रोपोर्शनल टू 1/r। सरफेस में kq/r, और अंदर वाले पॉइंट में क्या है, अंदर वाले पॉइंट में क्या है 3/2 kq/r। मुझे पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, सरफेस में क्या है kq/r, समझ में आया कि नहीं। दिस इज हाउ द ग्राफ इज, दिस पार्ट इज पैराबोला। पैराबोला मतलब क्या, y प्रोपोर्शनल टू -x² है यहाँ पे, और ये पार्ट तो आपका बेटा इन वो y प्रोपोर्शनल टू 1/x, y प्रोपोर्शनल टू 1/x, एंड दिस पार्ट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दी है बेटा यहाँ पे, ठीक है। ये r हो गया, ये आपका पोटेंशियल हो गया। अच्छा ये वाला पार्ट लिख लो, ये वाला पार्ट लिख लो आप लोग, स्पेशली ये वाला पार्ट मैं इसको मिटा रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पे एक चीज लिखना भूल गया। ये पोटेंशियल का एक्सिस है और ये r का एक्सिस है। समझ में आ गया होगा बेटा, आई होप। अब ये टॉपिक आज हम यहीं पे रखेंगे कि आज बहुत सारा थ्योरी करा दिया है मैंने। नेक्स्ट जो वीडियो होगा टॉप क्लास सम्स कराऊंगा मैं, टॉप क्लास बहुत अच्छे लेवल का सम्स कराऊंगा, काफी सारे कंफ्यूजन क्लियर होंगे। तब तक के लिए बेटा यहीं पे रखते हैं क्लास को, लिख लो आप लोग सारा डिटेल्स। और एक और चीज मैं बताना भूल गया, जितने ग्राफ है उन सब ग्राफ को विद देयर प्रॉपर मतलब एक चार्ट बनाओ, चार्ट में सारे ग्राफ को बनाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड के सारे ग्राफ को बनाओ, पोटेंशियल के सारे ग्राफ को बनाओ। ग्राफ अगर तुम लोग के दिमाग में सेट रहेगा ना, तुम लोग को डाटा भी सेट रहेगा। ग्राफ सेट तो तुमको पता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r तो kq/r है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² तो kq/r²। ग्राफ अगर याद हो तो डाटा अपने आप याद हो जाती है, और ग्राफ में डायग्राम वगैरह ढंग से बनाओगे तो समझ में आ जाएगा किसके लिए कौन सा है। ठीक है, चलो मिटाते हैं भाई।